बिहार विधानसभा चुनाव से देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सदा के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, नीतीश कुमार को पार्टी छोड़ने की हिदायत देने लगी है। दोस्तों करीबी नेता बताएंगे क्या है पूरा मामला, क्या नीतीश कुमार की पार्टी पर कब्जा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और इसी के साथ में लगभग 35 नेताओं को लेटर लिखकर एसआईआर के खिलाफ जारी लड़ाई में शामिल होने का आमंत्रण भेजा गया है। दोस्तों बताएंगे देश की कौन कौन सी पार्टी के लोगों को बुलाया जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ में राहुल गांधी ने भी कांग्रेस पार्टी की जमकर तारीफ की है। बताएंगे रोजगार मेले से है जमकर गदगद। दोस्तों वहीं पर चिराग पासवान कहने लगे कि मुझे बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है लेकिन मैं डरूंगा नहीं। बताएंगे और भी उनका क्या बयान सामने आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ में क्या पप्पू यादव और कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में है आपसी विवाद, बताएंगे इससे लेकर उन्होंने हमेशा के लिए स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। दोस्तों इसी के साथ में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने क्यों किया अपने पूरे मुख्यमंत्री को फोन, बताएंगे इसके बारे में पूरी जानकारी एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरह। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बिहार विधानसभा चुनाव में केवल एक ही नारा गूंज रहा है, वो नारा है कि 5 से 25 बहुत हुए, नीतीश बिहार कहे आज का नहीं चाहिए एनडीए गठबंधन और भाजपा। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखता है। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के करीबी और कई बार सांसद विधायक रहे केंद्रीय मंत्री रहे उपेंद्र कुशवाहा की ओर से एक पोस्ट किया गया। दोस्तों इस पोस्ट से उन्होंने नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहते हैं कि सोशल मीडिया से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आज बड़े भाई नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत जी का जन्मदिन है। तो उन्होंने अपने मैसेज की शुरुआत ही ऐसे की दोस्तों, जिससे कहीं ना कहीं शंका हो रहा है कि बहुत सोची समझी साजिश के तहत ही उन्होंने ये पूरा मैसेज लिखा है। दोस्तों वरना अमूमन सोशल मीडिया पर किसका जन्मदिन है किसका जन्मदिन नहीं है इसे लेकर अलग अलग तरीके के डेट चलते रहते हैं, तारीखें आती रहती है, तो उस पर तो कोई नेता रिस्पॉन्स नहीं करता। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा सोशल मीडिया का नाम लेकर नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत को जन्मदिन की बधाई देते हैं। दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा अब आगे जो मैसेज में लिखते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि खुशी के इस अवसर पर जेडीयू की नई उम्मीद निशांत को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ईश्वर उन्हें हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न चित्त रखे। उपेंद्र कुशवाहा आगे कहते हैं कि इस अवसर पर आदरणीय श्री नीतीश कुमार से अति विनम्र आग्रह है कि समय और परिस्थिति की नजाकत को समझते हुए इस सच को स्वीकार करने की कृपा करें कि अब सरकार और पार्टी दोनों को साथ साथ चलाना उनके लिए अब उचित नहीं है। यानी नीतीश कुमार को सरकार और पार्टी दोनों को खुद से नहीं चलाना चाहिए, सरकार चलाने का उनका अच्छा खासा लंबा अनुभव रहा है जिसका लाभ राज्य को आगे भी मिलता रहना चाहिए। ये फिलहाल राज्य के हित में बहुत जरूरी है, लेकिन पार्टी की जवाबदेही के हस्तांतरण जो वक्त मेरी ही नहीं स्वयं उनकी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता नेताओं की राय में अब आ चुका है कि विषय में समय रहते ठोस फैसला ले ले, यही उनके दल के हित में है और इसमें विलंब दल के लिए अपूर्णीय नुकसान का कारण बन सकता है, शायद ऐसा नुकसान जिसको भरपाई कभी ना हो पाए। यानी अचानक से हिदायत देते हुए उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से पार्टी का कंट्रोल छोड़ने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों, और केवल सरकार चलाने के लिए बोल रहे हैं। एक तरीके से उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड में नए नेतृत्व की ओर पार्टी को पुश करना चाहते हैं, धक्का देना चाहते हैं दोस्तों। लेकिन हकीकत यह है कि अचानक से ये बात उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में लाने को लेकर जो खबरें चलती रहती है दोस्तों, उसके पीछे इन्हीं जैसे नेताओं का हाथ होगा और उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली के तौर पर जाने जाते हैं। दोस्तों 2024 के चुनाव में जब एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में रहते हुए उपेंद्र कुशवाहा नहीं जीते दोस्तों, तब भी उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का मेंबर बनवाया गया, राज्यसभा का चुनाव लड़वाकर जितवाया गया दोस्तों। जबकि उपेंद्र कुशवाहा की ज्यादा राजनीति बची नहीं है दोस्तों बिहार के अंदर। उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बाद अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर देखने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड पर कंट्रोल छोड़ने के लिए नीतीश कुमार को जो बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, अगर आप भी मानते हैं कि ये बोला नहीं जा रहा बुलवाया जा रहा है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तेजस्वी यादव ने 35 पार्टियों को अपना लेटर लिखा है दोस्तों, पत्र लिखकर समर्थन की मांग की गई है। एसआईआर वाले मामले को लेकर सारे नेताओं को उन्होंने शिकायत की है और डिटेल में जानकारी देते बताया है कि कैसे वोटर लिस्ट में हेरफेर किया जा रहा है दोस्तों। ये फारूक अब्दुल्ला को लेटर लिखा गया है, इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी को भी लेटर लिखा है तेजस्वी यादव ने, और ये अच्छी बात है, एक तरीके से संकेत है दोस्तों कि सब मिलकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और ओवैसी जी को लेटर लिखना कोई छोटे मोटे संकेत नहीं है, हो सकता है बिहार के अंदर बातचीत भी की जाए, आपसी सहयोग किया जाए आने वाले चुनाव को लेकर। अगर आप भी मानते हैं कि ये तो एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और अगर आप भी एआईएमआईएम के साथ महागठबंधन दोनों को मिलकर चुनाव लड़ते देखना चाहते हैं तो लिखिएगा जरूर। साथ साथ चिराग पासवान को भी ये लेटर भेजा गया है दोस्तों। वहीं पर जीतन राम मांझी से भी बोला गया है कि राजनीतिक लड़ाई नहीं है बल्कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, इसीलिए साथ में आ जाइए। और केएम मोहिउद्दीन को भी लेटर लिखा गया है, हेमंत सोरेन को भी लिखा गया है दोस्तों, मायावती जी को भी ये पत्र लिखा गया है, और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के लिए लेटर भेजा गया है दोस्तों। ममता बनर्जी को भी लेटर भेजा गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ शरद पवार को भी पत्र लिखा गया है, साथ साथ दोस्तों नवीन पटनायक जी को भी और चंद्रबाबू नायडू यानी एनडीए गठबंधन के नरेंद्र मोदी सरकार के मजबूत बैसाखी को भी एक लेटर भेजा गया है दोस्तों।
दोस्तों चंद्रबाबू नायडू ने कुछ दिन पहले अपने सांसद के माध्यम से एसआईआर का विरोध किया था दोस्तों। तब तेजस्वी यादव ने उनसे भी साथ में आकर लोकतंत्र बचाने का आग्रह किया है दोस्तों। तब इस पर देखते हैं चंद्रबाबू नायडू की ओर से क्या रिस्पॉन्स आता है। राहुल गांधी को भी लेटर लिखा गया और उपेंद्र कुशवाहा को भी तेजस्वी यादव ने लेटर भेजा है दोस्तों। इसी के साथ में एमके स्टालिन से लेकर उद्धव ठाकरे, मुकेश सहनी, हनुमान बेनीवाल और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ एमए बेबी और सुखबीर सिंह बादल के साथ साथ सुदेश महतो को भी पत्र भेजा गया जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये 35 नेता है जिन पर तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया कि बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का जो तमाशा चल रहा है, एसआईआर के नाम पर त्रासदी, बड़े पैमाने पर मताधिकार से लोगों को वंचित करके लोकतंत्र की नींव को हिलाया जा रहा है। इस बात पर स्पष्ट संकेत है कि कैसे भारतीय चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्थान हमारे चुनावी प्रक्रिया की अखंडता में जनता के विश्वास को खत्म करने पर अड़ी हुई है। लाखों मतदाताओं को बिना किसी गलती के अधिकारहीन और अपमानित किया जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के विरुद्ध 35 नेताओं को पत्र लिखकर समर्थन मांगा है। तेजस्वी यादव ने साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने अपने पार्टी के द्वारा बिहार में आयोजित किए गए रोजगार मेले का जोरदार स्वागत किया है दोस्तों। हुआ ये कि पटना में भारतीय युवा कांग्रेस ने मेगा रोजगार मेला 2025 का भव्य आयोजन किया जिसमें 190 से ज्यादा मशहूर प्राइवेट कंपनी जिसमें टाटा अलायंस से लेकर फ्लिपकार्ट और टेक महिंद्रा, पेटीएम, वोल्टास और हिटाची जैसे बड़ी बड़ी कंपनी और अर्बन क्लैप और अन्य कंपनियों ने हिस्सा लिया। मेले में 48,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। 20,000 से ज्यादा युवा इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे। करीब 7,000 युवाओं को मौके पर ही जॉब का लेटर दे दिया गया। इसके अलावा जो कई युवाओं को दूसरे राउंड में शॉर्टलिस्ट किया गया है उनको भी जॉब उपलब्ध करवा दी जाएगी दोस्तों। और राहुल गांधी ने इसी बात की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि बिहार में भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित महा रोजगार मेले में उमड़े जनसैलाब से यह साबित हो गया है कि बीजेपी और उसके अवसरवादी सहयोगियों ने बिहार की जनता को, युवा को बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि देश के युवा के जीवन में बदलाव की शुरुआत बिहार से होगी। कांग्रेस का संकल्प अड़िग है, हुनर को हक और हर युवा को रोजगार, रुके पलायन, साथ रहे हर परिवार। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि महारोजगार मेले में उमड़ा ये जनसैलाब सिर्फ एक भीड़ नहीं है बल्कि संदेश है कि बिहार का युवा अब भाषणों पर नहीं रोजगार से अपना भविष्य तय करता है, भविष्य चाहता है। आगे लिखा गया कि बीजेपी और नीतीश सरकार ने बिहार को जिस तरीके से बेरोजगारी की आग में झोंक दिया है, वहां के लाखों युवाओं को रोजी रोटी के लिए पलायन करना पड़ता है, अपना गांव, अपना परिवार सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के युवा कर्मठ है और काबिल है और होनहार है, उनकी जरूरत बस स्थानीय और सामान्य रोजगार है। अब बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि समाधान लेकर आई है। यानी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी केवल वादा कर रही है कि हम रोजगार देंगे, बल्कि करके भी दिखा रही है। विपक्ष में होते हुए भी रोजगार डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि इससे एक बहुत बड़ा एग्जांपल सेट होगा तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। अगर आप भी राहुल गांधी के इस बात का समर्थन करते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। ज्यादा से वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके साथ चिराग पासवान फिर से वही बोली बोलते नजर आ रहे हैं जो दोस्तों अभी तक बोलते आ रहे हैं, यानी एकदम एक्टिंग के मोड में फिर से नजर आए। चिराग पासवान ने एक रैली को संबोधित करते हुए मुंगेर में कहा कि चिराग को बम से उड़ाने की साजिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री मंच से आरोप लगाते हुए कहते हैं कि उनके विरोधी उन्हें बम से उड़ाने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन मेरे विरोधियों को यह पता नहीं है कि मैं शेर का बेटा हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। ये लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान को बम से उड़ा दो ताकि ना तो चिराग पासवान बचे ना ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की कोई बात करे। कुल मिलाकर दोस्तों फिर से वही मंच मिल गया तो अपनी एक्टिंग स्किल दिखाने लगे, एक्टिंग करने लगे दोस्तों। इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वो केवल डायलॉग बाजी कर रहे हैं। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए कर क्या रहे हैं इस बात का तो उनके कोई जवाब नहीं है दोस्तों, लेकिन हवाई एकदम लच्छेदार भाषण देने में उनको बड़ा मजा आ रहा है और अपने आप को धमकी दिए जाने का मुद्दा उठा रहे हैं दोस्तों। जबकि उनकी सरकार केंद्र में है, उनकी सरकार बिहार में है, ऐसे लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करवा लेते। अगर आप भी मानते हैं कि चिराग पासवान एक्टिंग में नंबर 1 है और जो भी भाषण दे रहे हैं सब एक्टिंग बाजी चल रही है तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बिहार में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राजेश राम जी है दोस्तों, उनसे मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि क्या पप्पू यादव और आपके संबंध खराब है, क्या कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पप्पू यादव के बीच में आपस में बनती नहीं है, इसीलिए दोनों नेता ज्यादातर एक दूसरे के साथ दिखाई नहीं देते। तो इस पर राजेश राम ने एक स्पष्ट जवाब दिया दोस्तों। राजेश राम जी ने कहा कि पप्पू यादव और मेरे संबंध राम और कृष्ण जैसे हैं, यानी एकदम मधुर संबंध है, आपस में कोई विवाद नहीं है। तो इससे एक बात स्पष्ट है दोस्तों की जो पप्पू यादव को लेकर अफवाह फैलाते हैं गोदी मीडिया वाले के लिए, उनके लिए ये करारा तमाचा है। अगर आप भी मानते हैं कि पप्पू यादव कांग्रेस के साथ खड़े हैं और कांग्रेस के सारे नेता पप्पू यादव के साथ खड़े हैं, इसी बात को विपक्ष के लोग पचा नहीं पा रहे हो। वहीं पर तेज प्रताप यादव ने अपनी नई टीम बनाने का ऐलान किया है दोस्तों। तेज प्रताप यादव ने ऑफिशियल तौर पर किसी पार्टी का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने फेसबुक पर एक पेज बनाया है दोस्तों। इस पेज का नाम रखा है टीम तेज प्रताप यादव, जिसमें लगभग 1600 के आसपास फॉलोवर है दोस्तों। उन्होंने कहा कि इस पेज को आप लोग लाइक करिए मुझसे जुड़ने के लिए। और ये जो पेज बनाया गया है दोस्तों, इसमें तेज प्रताप यादव अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक गरीब व्यक्ति से मुलाकात कर उस तस्वीर को शेयर किया गया है। और जो कवर पेज है दोस्तों, उसमें लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी की फोटो लगाई गई है, साथ में बहुजन समाज के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। इससे एक बात स्पष्ट
स्पष्ट दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव नई पार्टी बनाने की ओर अग्रसर है दोस्तों। और जो कलर ग्रेड उन्होंने इस्तेमाल किया है उसमें ग्रीन और येलो यानी हरा और पीले कलर का इस्तेमाल किया है, तो लगता है कि उनकी पार्टी का झंडा वो तय कर चुके हैं, केवल नाम को लेकर शायद विचार कर रहे हैं। जो भी है दोस्तों, तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे, ये बात अब लगभग कंफर्म दिखाई दे रही है। वहीं पर महाराष्ट्र राज्य के किसान लगातार आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं दोस्तों। महाराष्ट्र से बार बार खबर आती है कि किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है और जो आंकड़े आते हैं वो काफी चौंकाने वाले आते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का सत्र चल रहा था दोस्तों, और इस दौरान महाराष्ट्र सरकार के कृषि मंत्री मणिक राव कोकाटे महाराष्ट्र में किसानों यानी हर दिन 8 किसानों की खुदकुशी के मामले पर जवाब देने की जगह और इस पर कोई एक्शन लेने की जगह विधानसभा में बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहे हैं दोस्तों। आर्थिक तंगी और बढ़ते कर्ज से किसान परेशान है, लेकिन मंत्री जी अपने एंटरटेनमेंट में लगे हुए हैं दोस्तों, आराम से गेम खेल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनको किसानों के बारे में कोई चिंता नहीं है। 2 शब्द जरूर लिखेगा दोस्तों ऐसे मंत्रियों के बारे में जो असंवेदनशील हो चुके हैं अपने राज्य के, अपने लोगों, अपने किसानों के बारे में इनको कोई चिंता नहीं है। साथ साथ दोस्तों बिहार के अंदर एक बार फिर से धोखा हुआ है। नरेंद्र मोदी बिहार जाते हैं तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान करते हैं दोस्तों, जिसमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट ना तो धरातल पर उतरे हैं, ना ही उनको डॉक्यूमेंट के मामले को लेकर फुल क्लैरिटी मिली है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि कई सारे प्रोजेक्ट तो बने भी नहीं है, यहाँ तक कि कई प्रोजेक्ट को तो क्लियरेंस तक नहीं मिला है। इसके बावजूद बीजेपी के लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। जैसे दरभंगा एम्स की बात करें तो वहां पर दूर दूर तक एक खाली खेत पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी उसे अपने विकास में गिनवाती है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी तरीके से अब खबर आई है कि नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया था कि स्टेट हाईवे 54 के पास 4 लाइन की एक रोड बनाई जाएगी, अरेज और बेतिया के बीच की ये रोड होगी, 4 लाइन रोड होगी, और बाद में यहाँ के लोगों के साथ ये बड़ा धोखा हो गया है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। लगातार प्रोजेक्ट के ऐलान उसके बाद उसके कैंसिल हो जाने से ऐसा लग रहा है कि बिहार के लोगों को केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों नेता विपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फोन किया है दोस्तों। भूपेश बघेल ने मीडिया में खुद जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी और पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी ने फोन करके मुझसे अडानी के खिलाफ जारी लड़ाई को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए बोला है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये लड़ाई लगातार जारी रखिए, चाहे इसके लिए हर कीमत हमें चुकानी पड़े, हम लोग चुकाने को तैयार हैं, क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर भी मामला चल रहा है दोस्तों। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर तो चार्जशीट दायर कर दी गई है और अब भूपेश बघेल के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों। तो जो चाहे वो ईडी और ये लोग कर ले, लेकिन अंततः लड़ाई लगातार जारी रहेगी, ये बात एकदम क्लियर कट बोल दिया गया है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भूपेश बघेल के साथ में डंके की चोट पर खड़े हैं दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता जो सेना के खिलाफ उल्टा बयान दे रहे हैं दोस्तों, उन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। एक तो बीजेपी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा है दोस्तों, जो दावा कर रहे थे कि भारतीय सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ दोस्तों। उसके बाद अब बीजेपी ने लद्दाख में जिसको अपना एलजी बनाया है गोविंदर गुप्ता, उसका विवादित बयान आया है दोस्तों। उसने इंडियन आर्मी को भ्रष्टाचारी बताने वाला बयान देकर कहीं ना कहीं भारतीय सेना के सम्मान पर ठेस पहुंचाया है दोस्तों। दोनों में से किसी नेता पर कोई एक्शन नहीं हुआ, मामले को एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। आपकी क्या राय है लिखेगा जरूर। साथ साथ कावड़ियों ने बेटे के सामने सीआरपीएफ के जवान की लात घूसों से पिटाई की दोस्तों। 7 को गिरफ्तार किया गया है, हालांकि 30 मिनट के अंदर ही छोड़ दिया गया। रेलवे स्टेशन मिर्जापुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बुकिंग कार्यालय के पास जोरदार बवाल हुआ दोस्तों। कावड़िया के नाम पर खुलेआम ये गुंडागर्दी की गई और सीआरपीएफ के जवान को पीटा गया। इस पूरे मामले को लेकर बाद में जब वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ी दोस्तों। प्रशासन ने हालांकि कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार तो किया, लेकिन 30 मिनट में वापस से इनको जमानत भी मिल गई है। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं खुलेआम जो हुड़दंग मचाया जा रहा है उसके पीछे बड़ा कारण यह है कि प्रशासन कोई ठोस एक्शन नहीं ले पा रहा है जो एक नजीर बने और हुड़दंग मचाने वालों को पता चले कि पुलिस प्रशासन उनको छोड़ेगा नहीं। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई, हल्की कार्रवाइयां की जा रही है दोस्तों, ये काफी गंभीर मामला है। इसी के साथ में 100 से अधिक सांसदों ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं दोस्तों। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया को बताया है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के सिलसिले में संसद में प्रस्ताव पेश करने के लिए 100 से ज्यादा सांसदों के पहल पर एक नोटिस पर हस्ताक्षर किया गया है और लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए आवश्यक समर्थन हासिल किया जा रहा है। सर्वदलीय बैठक के बाद किरण रिजिजू ने संवाददाताओं से कहा कि हमारे सांसदों ने हस्ताक्षर प्रक्रिया शुरू कर दी और हमको 100 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर करने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि यह कार्य तड़ा समिति यानी BAC को तय करना है कि प्रस्ताव कब पेश किया जाएगा, लेकिन दोस्तों उचित मात्रा में सांसदों का समर्थन मिलने से पता चल रहा है कि अब ज्यादा दिनों तक जस्टिस वर्मा अपने पोस्ट पर नहीं रहेंगे दोस्तों। उनको इस्तीफा या तो देना पड़ेगा या फिर हटा दिया जाएगा। साथ साथ मॉनसून सत्र के मामले को लेकर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई दोस्तों। विपक्ष ने सभी मुद्दों पर चर्चा को लेकर सरकार से सवाल पूछा तो सरकार ने कहा कि वो सारे मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी की ओर से गौरव गोगोई ने बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ट्रंप के दावे के ऊपर गहन चर्चा चाहती है। जो ट्रंप ने सीज फायर का दावा किया है उस पर चर्चा होनी चाहिए। बिहार के अंदर SIR को लेकर चर्चा होनी चाहिए और नरेंद्र मोदी इन सारे मामले को लेकर बयान दे, ये विपक्ष की मांग है। देखते हैं नरेंद्र मोदी से बयान दिलवाया जाएगा या मामले पर कन्नी काटने की कोशिश की जाएगी।
जाएगी दोस्तों, लेकिन ये बात तय है कि विपक्ष ने अपनी पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। 24 इंडिया गठबंधन की पार्टियां एकजुट हुई थी, सारे बड़े नेता राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी सब मौजूद थे दोस्तों। तो कह सकते हैं कि विपक्ष ने भी अपनी तैयारी बड़े स्तर पर कर रखी है दोस्तों, इतनी जल्दी मामला सुलझेगा नहीं। वहीं पर हिंदुस्तान अखबार में एक रिपोर्ट छपती है दोस्तों, उसमें बताया जाता है कि चीन का नया बांध भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है। चीन भारतीय सीमा पर नया बांध बनाने की शुरुआत कर रहा है, यानी दोस्तों जो भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आता है उसके लिए यह बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है, क्योंकि चाइना एक बांध बनाने जा रहा है। ब्रह्मपुत्र के ऊपर यह बांध बनेगा दोस्तों, और ब्रह्मपुत्र नदी पर अगर यह बांध बनता है तो यहाँ पर पानी स्टोर करके रख के कहीं ना कहीं चाइना उसका इस्तेमाल करके भारत के ऊपर वाटर बम फोड़ने की कोशिश कर सकता है। अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर चिंता जताई है दोस्तों, और अब देखते हैं इस पर आगे क्या कोई कार्रवाई की जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चाइना के साथ अभी कुछ दिन पहले भी कई सारे मामले को लेकर चर्चा करके आई है दोस्तों। क्या उसके पास इसे लेकर कोई पॉलिसी है? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं चाइना जरूर भारत की कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, इसीलिए जरूरी है कि चाइना के साथ दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मन जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। चाइना के गले लगने से चाइना भारत का कभी भला नहीं करेगा, वो एक दुश्मन देश है। और 1962 में देश ने चाइना के साथ युद्ध किया था, क्योंकि चाइना की हरकतें उस तरीके की थी, और इसीलिए बीजेपी सरकार की जो चाइना को लेकर फॉरेन पॉलिसी है दोस्तों, उस पर गंभीर सवाल जरूर खड़े होते हैं। वहीं पर कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी के सदस्य शशि थरूर ने शनिवार को कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है और पार्टी देश को बेहतर बनाने का जरिया है। और तिरुवनंतपुरम के अंदर सांसद शशि थरूर ने कहा कि किसी भी पार्टी का मकसद एक बेहतर भारत का निर्माण करना होता है। पार्टियों को इस टारगेट को हासिल करने के लिए सर्वोत्तम तरीके पर असहमत होने का अधिकार है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में नहीं पहुंचे थे शशि थरूर दोस्तों, और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को लेकर वो अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए उनकी वफादारी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ अभी हाल फिलहाल में इन्होंने गलबैया की थी, तो कहीं ना कहीं पार्टी की नाराजगी तो है ही। अब शशि थरूर का काम खत्म हो चुका है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो अब पार्टी में आकर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों उन्होंने जो पहले कहा था कि प्रचार करने के लिए भी नहीं मुझे बुलाया गया, उपचुनाव में नहीं बुलाया गया, तो पार्टी ने इस पर स्टैंड क्लियर करते हुए कहा था कि बिल्कुल बुलाया गया था, वो तो बिजी थे विदेश में बीजेपी सरकार को डिफेंस करने के लिए, डिफेंड करने के लिए। साथ साथ दोस्तों क्या योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटाकर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ लगातार मुलाकात हुई दोस्तों। इस दौरान उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, राज्य के कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की गई है, ऐसा दावा है दोस्तों। योगी आदित्यनाथ के इस दिल्ली दौरे को भले ही शिष्टाचार के भेंट की तरह देखा जा रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे पर कई चर्चाएं जारी है दोस्तों। ऐसे में कुछ लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पोस्ट को लेकर योगी आदित्यनाथ का नाम आगे चल रहा है। हो सकता है कि आरएसएस चौकी चाहता है कि योगी आदित्यनाथ जैसे नेता को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, तो बीजेपी उनको जिम्मेदारी दे सकती है। उत्तर प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, योगी के सामने उनसे बड़ा कोई नेता नहीं बन सकता। वो जब चाहेंगे तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात को लेकर खुश होगा कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, और प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी दलित या पिछड़े वर्ग से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करने वाला है। इससे दोनों समीकरण सध सकते हैं, ऐसा दावा एक रिपोर्ट में किया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट एक बड़े नामी अखबार में छपा है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ को बनाएगी? क्या राय है दोस्तों, लिखिएगा जरूर। इसी के साथ में बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री भूषण पटेल ने वैशाली विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है दोस्तों। पटेढ़ी बेलसर प्रखंड के अंदर नगवा स्थिर गुलजार फार्म हाउस में आयोजित एक कार्यकर्ता बैठक के दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। इस सीट पर वर्तमान विधायक उनके भतीजे और जेडीयू के एमएलए सिद्धार्थ पटेल हैं, और ऐसे में सिद्धार्थ पटेल को चुनौती देने के लिए उनके चाचा और पूर्व शिक्षा मंत्री अब मैदान में उतर रहे हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी वो दावा कर रहे हैं दोस्तों। क्या राष्ट्रीय जनता दल या विपक्ष उनको टिकट देकर मैदान में उतार सकती है? ये भी एक बड़ा मामला सामने आएगा अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि पुराने नेता है, अगर चुनावी मैदान में उतर गए तो अपने भतीजों को आराम से शिकस्त दे सकते हैं। साथ साथ विकास कार्यों का श्रेय लेने के लिए मऊ के घोसी से सपा के सांसद राजीव राय और उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री ए के शर्मा के बीच में होड़ मच गई है दोस्तों। मऊ बलिया सड़क के 4 लेन के प्रस्तावित कार्य के लिए दोनों विकास कार्य का श्रेय लेने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। सपा के सांसद ने एक एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए जिक्र किया और राष्ट्रीय राजमार्ग 128 जो मऊ और बलिया के बीच प्रस्तावित 4 लेन का रोड है उसे लेकर श्रेय लेते हुए दावा किया कि उन्होंने फरवरी माह में मऊ बलिया सड़क को 4 लेन में परिवर्तित करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा था। उसके बाद नितिन गडकरी ने आगे एक्शन लिया है। हालांकि कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इस पर क्रेडिट ले रहे हैं और लगातार क्रेडिट की होड़ जारी है दोस्तों। सासा वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष बोले, कहा कितने बीजेपी संघ और टीवी एंकरों के बच्चों को आपने कावड़ यात्रा पर जाते हुए देखा है। ये लोग कावड़ यात्रा को लेकर जो बातें बोलते हैं अगर उस पर पालन करे और अपने बच्चों को भेजे तब माने कि इनकी बातों में कुछ दम है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ
लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चला जय हिंद जय भारत, वीडियो को शेयर कीजिए बहुत धन्यवाद।